नमस्कार दोस्तों। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो 1992 में एक काफ़ी बड़ा कदम लिया गया था जिसको आप जानते होंगे, अर्थ समिट के बारे में 1992 में। उसके तहत अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्या होता है कि हर साल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो कॉप है दैट इज 26th वो होने वाला है यूके के अंदर जो ग्लासगो है वहाँ पर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज कॉप 26 एंड व्हाई डज इट मैटर, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो इस बार का पूरा मुद्दा क्या होगा, अभी तक हमने UNFCCC के अंदर क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो होस्ट करेगा इस बार का कॉप 26 दैट इज UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर टू 12th ऑफ नवंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 190 से ज़्यादा कंट्रीज से जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो सब एकत्रित होंगे। और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जो थ्रेट है, उसको लेकर ग्लोबल रिस्पांस कैसा होना चाहिए, विश्व किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, क्या हम कर सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का कम असर हो, इसको लेकर इतने सारे देशों के द्वारा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो पूरे विश्व के द्वारा चर्चा की जाएगी। और एक बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर। देखिएगा यहाँ पर कॉप 26 हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्योंकि ये 26th कॉन्फ्रेंस है और जैसा मैंने बताया कि ये ग्लासगो में होगा। ग्लासगो की मैं आपको लोकेशन बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम कई सारी चीज़ों से बना होता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नदर्न आइलैंड है वो भी आता है, वेल्स वाला पार्ट आता है, इसके अलावा इंग्लैंड वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ऊपर वाला नदर्न वाला है इसको कहते हैं हम स्कॉटलैंड। तो यहीं पर है इसकी कैपिटल दैट इज ग्लासगो। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो आपने सुना होगा, राइट? तो वहीं पर ये होने वाला है। और ये वाला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 26, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, जस्ट कुछ महीने पहले आपको याद होगा जो IPCC है दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में बनाया गया था, आपको याद होगा। इनके द्वारा कुछ वर्षों पर यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो लाया जाता है, मतलब अर्थ क्लाइमेट का किस प्रकार से चल रहा है आगे, इसको लेकर एक जो प्रॉपर रिपोर्ट होता है वो लाया जाता है। और उसके अंदर हाईलाइट किया गया रिगार्डिंग हीट वेव्स, ड्राउट्स, एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया, सी लेवल राइज, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया था। अब अगर मैं आपसे चर्चा करूं दैट इज रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, देखिए ये अगेन UNFCCC मैंने आपको बताया था विच वॉज फॉर्म्ड इन 1994, उसी के तहत आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है और हर साल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इट वॉज स्टैब्लिश टू वर्क टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में ना इसी तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है वो क्या है। इट इज दैट कि जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह के कई सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में उसको कम किया जाए, उसका स्टेबलाइज किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस ना निकल सके। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने के लिए आपको अलग अलग मेजर्स लेने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को झेलने के लिए आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, पब्लिक अवेयरनेस हो गया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको अपने देश के अंदर फैलानी पड़ेंगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी कॉप 1 से लेकर कॉप 25 तक, क्योंकि ये वाला कॉप 26 है, तो अभी तक क्या हुआ था वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुआ था 1995 में, जिसमें आप कह सकते हो करीब 198 कंट्रीज जैसे भारत, चाइना, USA, ये सब UNFCCC के अंदर आते हैं। सबसे पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था 1995 में बर्लिन के अंदर, याद रखिएगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर आप सुनते होंगे अपने जब भी आप कोई स्टडी करते हो, दैट इज कॉप 3 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड हुआ था 1997 में, ये हुआ था जापान के एक शहर क्योटो के अंदर। और इसी से निकल कर आया था क्योटो प्रोटोकॉल, अक्सर आप सुनते होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कमिट करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कितना रिड्यूस किया जाएगा, कितने हद तक रिड्यूस किया जाएगा, इसको यहाँ पर कमिट किया गया था और इसी को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये 2005 में फोर्स में आ गया था। ध्यान रखिएगा प्रोटोकॉल आना एक अलग चीज होता है, लेकिन जो मेंबर कंट्रीज हैं जब अपने देश जाकर उसको रेक्टिफाई करते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, तब वो प्रॉपर फोर्स में आ पाता है। तो 192 पार्टीज आपको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो भारत ने भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज किया गया था। बिल्कुल यहाँ पर मैं बता दूं 2002 के समय
23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पर भारत ने भी होस्ट किया था, और ये आई थिंक शायद हैदराबाद के अंदर हुआ था, मुझे यहाँ तक याद है। और इसके अंदर अगर आप देखिए तो करीब 7 मेजर्स की बात कही गई थी, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, कि जो डेवलप्ड देश हैं वो अपना टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलपिंग देश में ट्रांसफर कर सकते हैं हर एक सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका प्रमोशन कैसे किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ज़्यादा उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम रोक सकें। और इसके अलावा हम बात करें जो आज तक का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी तक हुआ था, वो अक्सर सुना जाता है, दैट इज COP21। जी हाँ, COP21 अगर आपको याद हो 2015 में जब बैराक ओबामा प्रेसिडेंट तो कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा मिलकर किसी ना किसी प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि COP21 के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाए, और इसी को हम कहते हैं COP21 2015 में पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई थी वो ये थी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर जो अभी तक टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हमें इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा किसी भी हालत में होने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जा सके, लेकिन किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा होने ही नहीं देना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, स्पेशली फॉर दोज कंट्रीज और जो शहर हैं जो आपके जहाँ पर सी लेवल राइज देखने को मिलेगा, ओशंस के पास हैं जो, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये अभी तक का आपको COP1 से लेकर COP25 तक देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहां तक COP26 की बात है जो ग्लासगो में हो रहा है, तो यहां पर 4 गोल्स की बात कही गई है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला गोल ये होने वाला है कि मिड सेंचुरी तक, मतलब 2050 तक यहां पर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहना है, तभी जाकर कहीं ना कहीं हम आगे चलकर जो 2 डिग्री सेल्सियस का मैंने आपको बताया था उसके ऊपर कमिट कर सकते हैं। अब क्योंकि यूके के अंदर हो रहा है, यूके ने कमिट किया है कि 2035 तक 78% एमिशन को वो कम करेगा। इसके अलावा 2050 आते आते वो नेट जीरो बन जाएगा, मतलब कि वो एक्स्ट्रा कोई भी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में नहीं निकालेगा। जहां तक भारत की बात है, आपको याद है भारत सरकार ने भी बहुत सारे कदम सुझाए हैं, जैसे कि एक तो हम हाइड्रोजन मिशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये हमने टारगेट रखा है। इस तरह से जो बाकी के देश हैं वो अपना अपना टारगेट यहां पर सेट कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट को हम रोक सकें। बाकी अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो UNFCCC का रिकमेंडेशन है कि जो कोयला है उसको फेज आउट कर दो, यहां पर जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कर्टेल किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। दूसरा, इसके अलावा आप देखिए तो जो सेकंड गोल है COP26 का वो ये है कि यहां पर अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट। बेसिकली यहां पर क्या है कि ज्यादातर क्लाइमेट चेंज का अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो वो जो लाइवलीहुड है, जो गरीब लोग हैं, मध्यम परिवार हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिखने वाला है, तो उनको हमें सेव करने की आवश्यकता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड करना है, वार्निंग सिस्टम बिल्ड करना है, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो लॉस होगा, स्पेशली जो आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, जैसे भारत भी ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर आता है, तो इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर में लॉस हो सकता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तीसरा जो गोल है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी चर्चा COP21 से ही चल रही है, और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि 2020 के बाद से हर साल $100 बिलियन डेवलप्ड देशों को जुटाना चाहिए। $100 बिलियन डेवलप्ड देशों को जुटाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी हमने चर्चा की, अगर ये करना है तो जब तक फाइनेंस नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज के बाद वो उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगेन यहाँ पर COP21 में फिर से कोशिश की जाए कि जो डेवलप्ड देश हैं वो यहाँ पर $100 बिलियन इसको वापस से जुटा सकें। और मे भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं और उनका फोकस होता है, क्योंकि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप बने हुए थे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जो बाइडेन बनने के बाद मे भी हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। और फाइनली इसके अलावा जो आखिरी वाला गोल है, दैट इज COP26 का, वो है आपका गोल नंबर 4, दैट इज वर्क टुगेदर टू डिलीवर। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 में, वहां पर जो भी कुछ हमने डिसाइड किया था कि 2020 के बाद या फिर जैसे भी करना है, उसका एक प्रॉपर रूल बुक होना चाहिए कि सभी देशों को वो फॉलो करना है। देखते हैं कि नहीं कि क्या जो वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं क्या वो डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्या है। कुछ लोगों का मानना है नहीं हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग फाइनेंस नहीं करना चाहते। तो क्या इतने पूरे जो देश हैं क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है पूरे विश्व के लिए, स्पेशली रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच एक्टिविटीज आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस में, ये आपको यहां पर बताना है।
इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।